प्यारे बच्चों, मैं गणेश प्रसाद, सहायक अध्यापक किसान इंटर कॉलेज बरहनी, आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड, जो कि जिसकी पुस्तकें NCERT पैटर्न पर आधारित है, कि कक्षा 10 के अध्याय 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग भूमंडलीकरण का अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। जब व्यक्तियों, सामानों व नौकरियों का राष्ट्रीय सीमाओं से परे स्थानांतरण होता है तो इसे सामान्य तौर पर भूमंडलीकरण नाम से जाना जाता है। आज के दौर में जबकि यातायात व संचार के तीव्र साधनों का विकास हो गया है, तो इन साधनों ने पूरे विश्व को बहुत छोटा कर दिया है, काफ़ी सीमित कर दिया है। आप सुबह यहाँ शाम तक अमेरिका में जा सकते हैं, यूरोप घूम सकते हैं, कहीं से भी बैठकर कहीं बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो भूमंडलीकरण आज जो एक ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा पुष्ट हुई है, वह एक दिन या कुछ दिनों की घटना नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें लोगों के व्यापार, प्रवास, युद्ध, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि हम बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं और इतिहास का एक लंबा कालखंड लगा है इस ग्लोबल विलेज की अवधारणा को पुष्ट करने में। तो इस पाठ में हम लोग जो मुख्य बिंदु है, इस पाठ के जो शीर्षक दिए गए हैं, उनका हम लोग बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आधुनिक युग से पूर्व का विश्व क्या था। आधुनिक युग से पूर्व भी लोग एक देश से दूसरे देशों की यात्रा करते थे। इनमें मुख्य रूप से यात्री जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उनके अलग अलग उद्देश्य होते थे, विजय के लिए, धर्म प्रचार के लिए या घूमने फिरने के लिए। फिर व्यापारी जो कि धन कमाने की इच्छा से दूर दराज के देशों की यात्रा करते थे, सुदूर देशों तक जाते थे। पुजारी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए वो अन्य देशों में जाते थे, अपने धर्म की जो विशेषताएं हैं उसे बताते थे और चाहते थे कि हमारे धर्म का प्रचार हो। आक्रमणकारी भी दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करने हेतु समय समय पर विश्व में एक कोने से दूसरे कोने तक जाते रहते थे। तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे के मूल्य, संस्कृतियों, उनके रहन सहन, उनके खान पान का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ा, जो कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की एक शुरुआत थी। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेशम मार्ग क्या है। रेशम मार्ग ऐसे मार्गों का समूह है जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ते हैं। अब सवाल आता है कि इन मार्गों को रेशम मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन मार्गों से चीन के द्वारा रेशम का व्यापार किया गया, इसीलिए इनका नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट पड़ा। यह लगभग 6500 किलोमीटर लंबा रास्ता है। प्राचीन काल और मध्यकाल में रेशम मार्ग से ही अधिकांश व्यापार एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों में होते थे। चीन से रेशम का व्यापार होता था, भारत से सूती वस्त्र, मसाले इत्यादि जाते थे, यूरोप के देशों से सोना चांदी आते थे। उसके बाद भोजन की यात्रा या नई फसलों का परिचय। मैं पाठ को जो बिंदुवार जो पाठ में दिए गए हैं, मैं उसी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ें तो उन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ लें। और पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, उसको आप हल करेंगे, याद भी करेंगे। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसको आप लोग ठीक तरह से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपना नंबर भी दूंगा आप लोगों को, जहाँ कहीं दिक्कत होगी आप फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भोजन की यात्रा में आप देखेंगे कि
पूरे विश्व के लोगों में जो नई नई फसलें हैं उनका परिचय हुआ। जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्ची इत्यादि अमेरिका से पूरे विश्व को मिला। अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं कि 1492 में स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और अनजाने में हुई इस खोज ने विश्व को बहुत अधिक प्रभावित किया। बाद में इसी तरह पास्ता जो है अरब के देशों से पूरे विश्व में फैला। स्पैघेटी, ये क्या था? ये नूडल्स, जो चीन से जो नूडल्स आया, जो जब वो यूरोप में गया तो स्पैघेटी नामक एक खाद्य पदार्थ बन गया। तो इस तरह की चीज़ें जो खान पान की, जो हरी सब्जियां हैं, चाहे वो सीताफल हो, लौकी हो, या भारत की भी बहुत सारी हरी सब्जियां हैं जिनसे पूरा विश्व परिचित हुआ। तो भोजन ने भी पूरे विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की और इसका प्रभाव कई तरीके से लोगों के जीवन पर पड़ा। इसका मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। आयरलैंड में जब अमेरिका से आलू का पता चला यूरोप को, तो वहाँ के जो निर्धन लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्हें भी अच्छा भोजन मिलने लगा। उनकी भी जो जीवन आयु थी, जो औसत आयु, वो बढ़ गई और आलू पर उनकी निर्भरता काफ़ी बढ़ गई थी। आयरलैंड में आलू का अकाल एक बार पड़ गया था 1845 से लेकर 1849 तक। उस समय आयरलैंड में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी केवल आलू के अकाल से। तो भोजन, जो कि अमेरिका की का एक भोजन आयरलैंड में आया, उस पर उस देश के लोगों की निर्भरता इतनी बढ़ गई कि 10 लाख लोगों की मृत्यु हो। तो भोजन, उसी तरह देखिए कार्न लॉ जो है, मक्का कानून, यह 1815 में लागू हुआ। जमींदारों के दबाव में इंग्लैंड की सरकार ने लागू की। कार्न लॉ है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। कार्न लॉ एक कानून था जिसमें यह कहा गया कि आप जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, वो आप दूसरे देशों से आयात नहीं कर सकते। माने इंग्लैंड के लोग आयात नहीं कर सकते थे। यही कार्न लॉ था, ताकि वहाँ के जो जमींदार हैं, वहाँ के जो कृषक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। इसका काफ़ी नुकसान भी हुआ इंग्लैंड को। बाद में 1846 में कार्न लॉ की समाप्ति हुई, मक्का कानून की समाप्ति हुई और उसके बाद इन्होंने कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया। जो इनके उपनिवेश थे वहाँ भी इन्होंने कृषि उत्पादों के लिए काफ़ी प्रयास किए। ब्रिटेन के, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी दौर में ब्रिटेन ने भारत के जो पश्चिमी पंजाब का जो प्रांत है, जो कि आज पाकिस्तान में है, और वहाँ उन्होंने सिंचाई के साधनों का बहुत अधिक विकास किया और इससे वहाँ की जो कृषि उत्पादन थी वो बहुत बढ़ गई। आज भी आप देखेंगे पंजाब के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन काफ़ी अधिक होते हैं। तो कहीं न कहीं जो ये कार्न लॉ समाप्त हुआ, जो आयात निर्यात को बढ़ावा दिया गया, कृषि के आयात निर्यात को, और इससे क्या हुआ कि कृषि पर विश्व की जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे, जो कृषि उत्पाद थे उनको बढ़ाने पर सबका ध्यान केंद्रित हुआ और कृषि उत्पादों की वृद्धि ने लोगों की जो भूख थी उसको काफ़ी हद तक शांत किया। अब हम देखेंगे अगला जो पॉइंट है कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। वो वही टॉपिक है कि पूरे विश्व में कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया और 19वीं शताब्दी के विश्व में तकनीक की भूमिका, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हमको ध्यान से समझना होगा कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए, चाहे वो रेलवे का हो, टेलीग्राम का हो, टेलीफोन का हो, इस तरह करके, या एक रेफ्रिजरेटर का भी आविष्कार उसी समय हुआ था। रेफ्रिजरेटर ने भी लोगों के खान पान की आदतों को बहुत बदला। मांस वगैरह क्या हुआ कि एक देश से दूसरे देश तक ले जाने में सुविधा हुई। पहले तो मांस जल्दी खराब हो जाते थे, लेकिन जब रेफ्रिजरेटर मिले और उनमें बड़े बड़े जहाज़ों में उनको लाद कर मांस वगैरह को रख कर अमेरिकन देशों से यूरोप में लाए गए और यूरोप के देशों का मुख्य खाद्य पदार्थ हो गया मांस।
उसी प्रकार जो बहुत सारे आविष्कार थे, चाहे वो रेलवे हो, टेलीग्राम हो, इसने भी पूरे विश्व को बदलने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और पूरा विश्व इससे, मैंने पहले बताया कि जो ग्लोबल विलेज की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको साकार करने में यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे अफ्रीका में औपनिवेशीकरण। अब ये जब सारे कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई या जो नए नए यंत्र बने, स्पिनिंग जेनी से लेकर कच्चे सूतों से लेकर वस्त्र उत्पादन से लेकर बहुत सारी चीज़ों में मशीनरी का जो उपयोग शुरू हुआ, तो इसने क्या किया कि इतने अधिक उत्पादन इससे होने लगा कि लोगों को नए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। और जब नए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई तो जो शक्तिशाली यूरोप के जो देश जब शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने उपनिवेशों की खोज शुरू की। इस क्रम में स्पेन के लोग अमेरिका की जो दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है उस पर उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ जीता। यूरोपियों की जीत की एक जो यूरोपियंस थे उनके जीत का एक प्रमुख कारण था कि जो अमेरिका महादेश था वहाँ के लोग रोगाणुओं से नहीं जीत पाए। वो शक्तिशाली थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन यूरोप के देशों में जो प्लेग वगैरह में महामारी थी, वो जब अमेरिका में पहुंची पहली बार यह महामारी, तो अचानक वहाँ के लोग उससे काफ़ी बड़ी संख्या में मरने लगे। और धीरे धीरे पूरा अमेरिका महाद्वीप, मैं अमेरिका मतलब ये आप यूएसए मत समझिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका का मतलब पूरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के तमाम देश। तो जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने धीरे धीरे पूरे अमेरिका महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और वहाँ से उनको बहुत तरह के लाभ हुए। उसी प्रकार अफ्रीका में भी उपनिवेश कैसे हुआ। पहले तो आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि उपनिवेश कहते किसे हैं। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के जो आर्थिक संसाधन हैं उस पर अधिकार कर लेता है तो वह कमजोर देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है। तो अफ्रीका के महादेश के जो लोग थे वो बहुत ही संतुष्ट प्रवृत्ति के थे। उनके पास जो भी प्राकृतिक संपदा थी, चाहे वन हो, नदी हो, जो भी भूमि संसाधन है, उनमें वो बहुत प्रसन्न थे। ऐसा नई चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे। उनको लगता था कि हम लोग जितने में बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन यूरोप ने इतना अधिक मशीनीकरण किया था, इतने नए नए चीज़ों का आविष्कार किया था कि उसे सस्ते मजदूर भी चाहिए थे, चाहे कृषि कार्य हो या मशीन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। और मजदूरों के लिए वो यूरोप के लोगों को से अनुबंध करना चाह रहे थे कि आप चलिए वहाँ काम कीजिए, आपको बहुत तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। फिर भी अफ्रीकन लोग जाने को तैयार नहीं थे। उसी समय 1890 के दशक में वहाँ के पशुओं में एक बीमारी फैली, रिंडर पेस्ट। ये पशुओं का एक प्लेग टाइप का आप कह सकते हैं। और ये इतनी भयानक बीमारी थी, इतनी खतरनाक बीमारी थी कि अफ्रीका के लगभग 90% पशु इस बीमारी से मारे गए। और इसके बाद अफ्रीका के लोगों की, जो कि काफ़ी हद तक निर्भर थे वहाँ अपने पशु संपदा पर, अचानक उनकी स्थिति खराब हुई और अफ्रीका के देश भी धीरे धीरे यूरोपीय देशों के उपनिवेश बन गए। और वहाँ से मजदूरों को पकड़ कर बहुत दुनिया के दूर दराज के स्थानों पर उन्हें मजदूरी के लिए भेजा गया। इसी प्रकार भारत में भी व्यापार और उपनिवेशवाद, जो कि भारत का जो मुख्य रूप से प्राचीन काल से ही बहुत प्रमुख आधार यहाँ की अर्थव्यवस्था का, यहाँ के व्यापार का वस्त्र उद्योग रहा था और मसाला उद्योग था। यहाँ के वस्त्र उद्योग को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यूरोप में नए नए मशीनों का आविष्कार हो चुका था और यहाँ पर केवल कपास के लिए ही, कच्चे माल के लिए भारत का उपयोग किया जाता था। और यहाँ का जो वस्त्र उद्योग था उसे एक तरह से जड़ से समाप्त करने का प्रयास इंग्लैंड द्वारा किया गया था। भारत में नील और अफीम की खेती पर विशेष जोर दिया जाता था कि नील और अफीम की खेती हो ताकि वो दूसरे देशों को बेचकर ब्रिटेन अधिक से अधिक लाभ कमाए। भारत में से भी जो अनुबंधित मजदूर थे, अनुबंधित का मतलब उन्हें
एक एग्रीमेंट पर साइन कराया जाता था कि आपको इतना दिया जाएगा, इतनी सुविधाएं दी जाएंगी, वहाँ रहने की व्यवस्था दी जाएगी। तो कहने को तो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, लेकिन वहाँ पर जब जाने के बाद मजदूरों की हालत बड़ी खराब हो जाती थी। तो उन्हें जाने के लिए जो अनुबंध एग्रीमेंट किया जाता था या जो परमिट दी जाती थी, उसे लोग कह नहीं पाते थे। वो मजदूर अपने को कहने लगे गिरमिटिया मजदूर। वो मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाए। परमिट या फिर वो गिरमिट एग्रीमेंट को नहीं कह पाने के चलते उसका स्वरूप बदल गया और एक नाम ही पड़ गया गिरमिटिया मजदूर। तो इधर मध्य भारत के क्षेत्रों से बहुत अधिक संख्या में लोग गए। देश के दुनिया के कोने कोने में, अफ्रीका से लेकर, देखिए अभी आप लोग क्रिकेट में सुनते होंगे नाम रामनरेश सरवन, जो वेस्ट इंडीज़ के तमाम खिलाड़ी हैं, चंद्रपाल, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। उसी तरह ये सब क्या थे? ये सब कहीं ना कहीं गिरमिटिया मजदूर ही थे जो अनुबंध पर नौकरी करने के लिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ फिर उन्होंने अपने आप को विकसित किया। वहाँ की सरकारों ने उनके ऊपर ध्यान दिया। जो अफर्मेटिव एक्शन होता है, जो कमज़ोर तबके होते हैं, उनको उठाने का देशों ने प्रयास किया, उनको विशेष सुविधाएं दी। और कई देशों में तो आज जो गिरमिटिया मजदूर की जो संतानें हैं, वहाँ के शासक हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये भी एक पूरे विश्व को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस चीज़ ने भी निभाया। उसके बाद आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में 1929 में एक अभूतपूर्व महामंदी का दौर आया था, जो कि देखिए विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था, मुख्य रूप से ये यूरोप के देशों में लड़ा गया था। लेकिन ये विश्व युद्ध इसलिए हो गया कि दुनिया का प्रत्येक देश, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल था या तो इससे प्रभावित था। तो 1929 के में जो भयानक महामंदी आई थी, उसके जो प्रमुख कारण थे उनमें था कि कृषि उत्पादों की बहुत अधिक अधिकता हो गई थी। यूरोपीय जो देश थे उन्होंने अमेरिका से बहुत अधिक कर्ज लिया था और अमेरिकी बैंकों ने अपने घरेलू ऋण की वापसी पर जोर दिया था, जिससे अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। और अमेरिका के अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद उस समय चूँकि अमेरिका विश्व की एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुका था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा और महामंदी का एक बहुत भयानक दौर आया। तो ये सब चीज़ें इस पाठ के जो मुख्य बिंदु थे उसे मैंने आप लोगों को बताया। चूँकि वीडियो बड़ा न हो, इस पर भी मुझे ध्यान देना है। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर लिख लीजिए 7905257365 मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं कोई समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह करके तमाम ऐतिहासिक, सामाजिक, व्यापार की घटनाओं के बाद धीरे धीरे भूमंडलीकृत विश्व बना। विश्व के देश एक दूसरे के करीब आए और उनमें एक दूसरे का संस्कृति, खान पान, पहनावा, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, नव उदारवाद आया। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी हुआ। जो गरीब देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, उनका भूमंडलीकरण का नुकसान हुआ, ग्लोबलाइजेशन का नुकसान हुआ। क्योंकि जो शक्तिशाली देश, जो धनी देश हैं, कहीं न कहीं वो अपने स्वार्थों में इस तरह बढ़ जाते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से उनके विकास की बात तो करते हैं, लेकिन वो गरीब देशों का हो नहीं पाता है। इसी कारण आज विश्व में असमानता इतनी अधिक दिखती है। किसी किसी देश में की राष्ट्रीय आय जो है, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका से लेकर बहुत सारे देश हैं, ब्रिटेन, जहाँ की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति आय। और बहुत सारे देश हैं जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, चाहे अफ्रीकन बहुत सारे देश हैं, एशिया के भी देश हैं, भारत भी उन गरीब देशों में से ही एक है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का सही लाभ विश्व को मिलना है तो जो शक्तिशाली देश हैं, जो धनी देश हैं, उनकी यह नैतिक दायित्व है कि वो आए और अपने जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करें। गरीब जो देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, उनको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। इसी बात के साथ इस पाठ को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।